साथियों नमस्कार। आईएएस पीसीएस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम लोग 4 एग्जामिनेशंस की बात करेंगे। 70वीं बीपीएससी की इंटरव्यू, 71वीं बीपीएससी का मेंस, ईपीएफओ का एग्जामिनेशन और एईडीओ एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को किस स्टूडेंट्स को किस एग्जामिनेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दुविधा की स्थिति है। बट क्या है कि एग्जामिनेशंस की डेट, टेंटेटिव डेट सबका आ गया है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, चूंकि मेंस का भी रिजल्ट पेंडिंग है 70वीं का, और 71st का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी पेंडिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में दुविधा होती है कि इंटरव्यू की तैयारी करें कि नहीं करें, मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें। और किसी का अगर 71st का प्रीलिम्स अच्छा गया है तो लगेगा कि ईपीएफओ की तैयारी करें, कि एईडीओ पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना टाइम हमें देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि 3 घंटे, 2 घंटे, या फिर नहीं देना चाहिए। मैं इन सभी चीज़ों पे हर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। आप किस कैटेगरी में हैं, आप उस तरह से आप डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एईडीओ का, नीचे से ही शुरू करते हैं। अगर हम एईडीओ की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन है आपका जनवरी 2026 में। एग्जामिनेशन का नेचर बिल्कुल एमसीक्यू है और 1 स्टेप का एग्जामिनेशन है, और इसमें किसी भी तरह का कोई ना मेंस है ना इंटरव्यू है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस कैंडिडेट के पास अगर कोई भी आपके पास सर्विस नहीं है, तो मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव कि आपकी क्या कंडीशन है, आपको थोड़ा टाइम इसको एलोकेट करना चाहिए। नाउ इसमें अगर 2 कंडीशन हैं, जैसे आपके पास सर्विस नहीं है, इसमें 2 कंडीशन है। सपोज करो कि अगर आपका जैसे कि 71st का आपने प्रीलिम्स दिया है और वो प्रीलिम्स आपका क्लियर होने की स्थिति में है, ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा कम टाइम इस पे एलोकेट करना चाहिए। ना ये भी हो सकता है कि आप यहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, हो सकता है किसी की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपका ये महत्वाकांक्षा है कि नहीं, सर्विसेज में एंटर करना ज़रूरी है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि जो इस जॉब का या इस सर्विस का, यूं कहें बेटर वर्ड में, तो जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीधे सीधे जुड़ते हैं, और ग्राउंड लेवल पे आप बहुत सारी स्कूल्स की कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे कि टीआरई एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, तो सोचिए एक स्कूल में एक टीचर बनते हैं। यहाँ सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन दे करके और सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और सीट्स भी सबसे अच्छी बात है कि आपके पास 935 सीट है। आई वुड से कि दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू ऑल शुड ट्राई। अगर आपके पास इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल एज ऑफ नाउ, आपको फोकस करना चाहिए। यू शुड डिवोट सम अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस प्रिपरेशन। नाउ दूसरा इसमें कैटेगरी हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। इन दैट सिचुएशन मैं कहूँगा कि आपको इसकी तैयारी में फुल्ली आपको डिवोट कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, और अन्य विकल्प नहीं है, और सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड पे अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। नाउ इस परीक्षा की, इन सभी परीक्षाओं की एक एक स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे कि कहाँ फोकस करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, जहाँ तक हिंदी और इंग्लिश का सवाल है, तो वो हम लोग देखो, मटेरियल का जहाँ तक सवाल है, वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट मटेरियल टू यू। आप पूरा मटेरियल आईएएस पीसीएस फैक्ट्री से ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से एक्सेस कर लीजिए। जैसे इवन जो हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका भी आपको उतना मटेरियल मिलेगा कि आप उससे इजीली कर सकते हैं ना। जो बच्चा अपना जीएस का पेपर अगर ब्रॉडली देखें तो जीएस का पेपर है, और अपना एक तरफ जो है वो मैथ्स और रीजनिंग है। तो ये 2 पेपर हैं जो आपके मार्क्स में ऐड हो रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो हमारे टीचर्स हैं वो मैथ्स और रीजनिंग आपको पढ़ा देंगे। जीएस का टोटल कंटेंट जो प्रीमियम कंटेंट है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया है, वो कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और बहुत सारे पीडीएफ आपको ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस इस एग्जामिनेशन पे करना चाहिए। आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, और मैं आज ही कह दे रहा हूं कि ये एग्जामिनेशन फैक्चुअल नेचर का होगा।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब अगर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस में बोल दूं तो ये आपको जीएस सेक्शन में वन लाइनर कैटेगरी के मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो आप थोड़ा कम टाइम एलोकेट करके और आपको अपनी मेंस यानी कि मेंस पे भी फोकस करना है और ज़्यादा टाइम अपने मेंस को ही देना है अगर आप श्योर शॉट हैं तो। देखो, एक तो आपकी तैयारी ऑलरेडी है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रखे हैं बीपीएससी का तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं। और जो लोग प्रीलिम्स नहीं क्लियर किए हैं उनको, चूंकि अब इनके पास क्या एडवांटेज है कि इनके पास फुल टाइम है, तो आप इनको compete कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई यहाँ क्वालिफाई करता है तो यहाँ भी उसकी, क्योंकि यहाँ दोनों जगह टाइम देना है, आपको फुल टाइम देना है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी रेस में किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, तो ये रहा अपने प्रिपरेशन का बात एईडीओ का। नाउ अगर हम ईपीएफओ की बात कर लेते हैं तो देखिए, ईपीएफओ का सबसे पहले तो एग्जामिनेशन डेट देखिए 30 नवंबर 2025 है। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? यूपीएससी है। बहुत सारे लोग आप में से पूछते रहते हैं कि मैंने इस सर्विस से क्यों रिज़ाइन दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट वाज प्योरली पर्सनल, मेरा अपना पर्सनल रीजन की वजह से मैंने इसको रिज़ाइन दिया। ये सर्विस बहुत अच्छा है, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि ईपीएफओ की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है और पूरी, मतलब आपको पूरे इंडिया में आपको कहीं भी इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें कैडर सिस्टम काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि आप बिहार के हैं और आपको केरला कैडर मिल जाए, जैसे मुझे साउथ इंडिया ही कैडर मिला था, तो साउथ इंडिया में मैं सर्व कर रहा था। तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, इसके लिए आप, लेकिन ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि आप एओ ईओ बनते हैं और उसके बाद जब आप एपीएफसी में जाते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैडर यहाँ पे चेंज हो जाता है और आप फिर कहीं भी मूव कर सकते हैं। जो पहला प्रमोशन होता है वो एपीएफसी के रूप में होता है ना। अगर डायरेक्टली अगर आप एपीएफसी में सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ से देखिए, जो एओ ईओ का थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। बट अगर जैसे ही आप पहला प्रमोशन होता है एपीएफसी पहुँचते हैं या डायरेक्टली अगर आप एपीएफसी पे जाते हैं तो यहाँ से प्रमोशन हर 5 साल पे आपको एक स्मूथ प्रमोशन दिखाई देगा। जैसे आरपीएफसी 2 हो जाएंगे, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, फिर आप आरपीएफसी 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप रीजनल ऑफिसेस में ही काम करते हैं मोस्टली ये लोग। और बेसिकली अगर देखें तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर है कि हेडक्वार्टर है, फिर एचओ है, बेसिकली हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। तो आपकी पोस्टिंग नॉर्मली रीजनल ऑफिस में भी हो सकती है और जोनल ऑफिस में भी हो सकती है, हेड ऑफिस में भी हो सकती है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होगा आपको पोस्टिंग वो कर देंगे। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स है उस पर आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कराया जा चुका है आईएएस-पीसीएस फैक्ट्री के द्वारा। बहुत ही कम सेक्शंस बचे हुए हैं और अक्टूबर लास्ट वीक चल रहा है, अक्टूबर एंड तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके पूरी सिलेबस को ख़त्म करा दिया जाए और नवंबर में आपका टेस्ट पेपर रख दिया जाए। तो बस इसमें इतना ही है कि नवंबर में टेस्ट हो जाए। पूरी जितनी भी सेक्शंस हैं, जैसे कुछ सेक्शंस पे आपको वीडियोस भी मिले हैं, जैसे कि हमारे अकाउंट्स है, ऑडिट है, इसको हमारे एक सीए हैं एमके सिंह, उन्होंने पढ़ाया है। या फिर आपका मैथ्स है तो उसको, अभी मैथ्स का क्लास चल ही रहा है तो इसको संगम कुमार सिंह ने पढ़ाया है। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाती हैं और मोस्टली आपको मटेरियल मिल जाएंगे। और इतना मटेरियल जो इसका मिलता है वो बहुत ही क्रिस्प है, क्रिस्प के साथ कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको छूटा हुआ मिलेगा। अगर कहीं भी देखो, छूटने को कहीं कहीं लग सकता है, इसमें इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं कि किसी किसी पोर्शन पे आपको ऐसा लगेगा, तो वी विल गो इनटू दैट और देखेंगे कि कहाँ पे है, तो उसमें हम वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे कि ये वाले सेक्शन में थोड़ा सा कम मटेरियल है तो उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो इस मंथ के एंड तक वी आर होपफुली प्लानिंग कि ये इसको हम लोग कवर कर दें। नाउ हम लोग 71st के मेंस पे बात करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अपने पास है 3 पेपर मेनली, वैसे तो 5 पेपर्स हैं, बट अपने को जो 3 पेपर्स करने हैं, जैसे एक तो हिंदी हो गया आपका क्वालिफाइंग है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि आप इजीली कर लेंगे और एक दिन भी नहीं लगेगा।
और एक आपका ऑप्शनल है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और ये MCQ बेस्ड है और बाकी सब्जेक्टिव है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप नेट का पेपर लगा लेते हैं, बेसिकली जो नेम्स हैं ना उनको आप याद कर लीजिएगा, जो जैसे ऑथर्स हैं या कोटेशंस हैं। फैक्ट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, फैक्ट्स, और आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए ऑफ कोर्स, बट फैक्चुअल नेचर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नाउ अगर हम बात करें इसकी GS1 पे, तो GS1, GS2 और एसए, ये 3 पेपर्स हैं और इन तीनों पेपर को हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। तो जैसे GS1 में हमने करंट अफेयर्स के आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी PDF नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका है। जो हिस्ट्री वाले सर हैं उज्जवल सर, तो वो आपको हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं। बेसिकली कल्चर से उन्होंने शुरुआत करी है, इसको दोनों हिस्ट्री और कल्चर को वही पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स को मैं पढ़ाऊंगा और इसके अलावा जो DI पोर्शन है तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें मैं भी क्लास लूँगा। तो इस तरह से जो ये पोर्शन है करंट अफेयर्स का, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन, मतलब कम से कम 50% से प्लस सेक्शन को हमने कर लिया है। बट हम लोग एनालाइज करेंगे कि उस समय तक, यानी कि जब हमारा एग्जामिनेशन है मार्च अप्रैल, हमने भले आपको कहा है कि 175 प्लस टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो 200 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। ये मिनिमम हमने एक आपको बताया है, बट हम करेंगे सारे टॉपिक्स को कवर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इसमें आपको PDF, पेजेज और वीडियोस, ये जो होंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं और बाईलिंगुअल हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग GS2 में भी, जैसे आपको पॉलिटी है तो पॉलिटी पे आपको टेस्ट 1 हो भी चुका है और टेस्ट 1 का डिस्कशन भी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट 1 को, जो एक मिनी टेस्ट था, आपने लिखा भी होगा। 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे और टोटल 10 टॉपिक्स थे। उसके बाद जो इकॉनमी है वो परहैप्स कल आपको पहला PDF मिल जाएगा इकॉनमी का। ज्योग्राफी का क्लास आपको उन्नत सर ले रहे हैं, उन्होंने UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो ज्योग्राफी का क्लास उन्नत सर आपको ले रहे हैं। इस तरह आपको फिर उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन को करेंगे। नाउ अगर हम एसए की बात करते हैं तो एसए में हमने 4 एसेज ऑलरेडी देख लिया है। इसको हम लोग 2 स्टेप में रफ करते हैं, एक रफ 1 और एक रफ 2, और फाइनली उसके बाद आपको एसए लिखना है। और एसए में क्या होना चाहिए ये हम लोग बता रहे हैं। आपको कोटेशंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टोरीज प्रोवाइड करेंगे जिनको आप रेलेवेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना प्लानिंग ये होगा कि चूंकि अपने पास अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है मेंस के लिए, तो थोड़ा स्लो जाएंगे, क्वालिटी को पूरा मेंटेन रखेंगे, और जो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो नेट JRF उन्होंने क्लियर किया हो या फिर UPSC का इंटरव्यू दिया हो या BPSC में या UPSC में कहीं भी सिलेक्टेड हैं, इन्हीं सब लोगों की मदद से आपकी प्रिपरेशन, इवन जो कंटेंट डेवलपमेंट है उनकी भी हमने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो मिनिमम इंटरव्यू रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, एक ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है जितने भी लोग काम कर रहे हैं कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, आपका रिसोर्स लग जाए, जिस तरह का भी रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, बट हमें अपनी मटेरियल को काफ़ी उन्नत किस्म का रखना है। नाउ तो ये हमारा प्लान होगा और हम लोग इसको ऐसे करेंगे। टेस्ट हम लोग रेगुलर कंडक्ट करेंगे, आपको उस टेस्ट को लिखना है और पूरी टेस्ट का आपको डिस्कशन मिल जाएगा। जैसे अगर ज्योग्राफी का टेस्ट होता है तो ज्योग्राफी के टीचर आपको उसको वही क्वेश्चन सेट करेंगे और वही उसका डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आपको इसमें लिखना क्या था। हिस्ट्री का टेस्ट है तो हिस्ट्री के टीचर ही आपको डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ हम अगर बात कर लें 70वीं BPSC का, यहाँ हम लोग देख लेते हैं।
देखो 70 और 71 में एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ 200 एसडीसी कहें या एसडीओ कहें सीट है, और यहाँ पे 100। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, गोल्डन मौका है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगर आप पीछे का इतिहास भी पीएससी का उठाकर देख लेंगे तो शायद ही इस तरह का कभी आपको मौका दिखेगा, जैसे कि 60-62 में आपको दिख गया, या थोड़ा सा इसका 67 में दिखा, बीच में बिल्कुल गायब है। तो मैं कहूँगा कि बहुत सीरियसनेस के साथ इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके बाद नहीं तो फिर वो साइकिल में आप फंसे रह जाएंगे। एक कोई सिलेक्शन हो जाएगा, फिर दूसरी सिलेक्शन के लिए लगे रहेंगे, और लगे रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि 70वीं का जहाँ तक पर्सनालिटी टेस्ट या आप इंटरव्यू कहते हैं, पॉपुलर भाषा यही है, वैसे तो पर्सनालिटी टेस्ट कहना चाहिए चूँकि आपकी पर्सनालिटी का एक टेस्ट है, तो इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू पे वैसे तो हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा जिस चीज़ पे काम करना चाहिए वो बोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस बात को लेकर थोड़े से आश्वस्त हैं कि हाँ आपका मेंस ठीक गया है, तो आप थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए, थोड़ा करंट अफेयर्स पे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड अस, उस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। यू शुड बी अवेयर कि बिहार में क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में इलेक्शन है और दिसंबर में इसका इंटरव्यू होना है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सवाल बनेंगे, चाहे मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली इन्फोर्सिएबल बना देना चाहिए? आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते कि उनको लगता है कि अगर वो हमारा ओपिनियन पूछ रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बता देते हैं, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो कोशिश करते हैं बताने का। ये गलती आपको नहीं करना है। बात उन्हीं की कीजिए अगर आप उनका ठीक लगता है, बट आप बताइए कि हाँ ऐसा है, मतलब आप क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने पुलिस को लेकर के पूरा इंटरव्यू में आधा जो उनका सवाल था वो चला गया पुलिस सिस्टम पे, पुलिसिंग वगैरह पे। तो उन्होंने पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स को लेकर बात हो, या बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्जन के मुद्दे थे, या कास्ट के मुद्दे थे, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कंट्रोवर्शियल मुद्दे में बहुत फंसाने का, हम लास्ट इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, बहुत फंसाने का प्रयास, वेयर आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा फंसाने का उन्होंने प्रयास किया। मतलब इतना तक था जैसे कि पुलिस इनकाउंटर की बात हो रही थी तो बहुत फोर्स किया कि नहीं इसको जो है हम एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स होती हैं, मतलब पुलिस इनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का मतलब आप समझते हैं। तो उसको लेकर वो फोर्स कर रहे थे एक तरीके से कि मैं किसी भी तरह से उनके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में हाँ मिला दूं। आपको ये कतई नहीं करना है। आप एक सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं और आपका अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत कोशिश किया, इवन जो मैरिजेज को लेकर, गोत्रा मैरिजेज, कास्ट मैरिजेज, इंटर कास्ट मैरिजेज, इन पे भी बहुत सारे सवाल बने और बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका संयम। आप बह गए अगर थोड़ी भी उनकी भावनाओं में, तो देखो 4 लोग हैं और चारों बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको फंसाने का कोशिश करेंगे ही करेंगे। और जो कैंडिडेट इस चीज़ को नहीं समझते हैं, मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि आप जो हैं उसको जीना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू का सबसे अच्छा तरीका है, आपको केवल फैक्ट्स रटना पड़ेगा कि अभी क्या घटनाएं हुई हैं। अगर केवल फैक्ट्स वगैरह याद कर लेंगे तो हो, जैसे अगर आप कुछ भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है इंडिया के सेकुलरिज्म पे आपसे सवाल पूछा जाए, बट आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि नहीं नहीं एक ही धर्म होना चाहिए, हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म होना, तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मुंह से वो चीज़ निकल जाएगा, या फिर किसी भी एक धर्म को अगर आप प्रोपगेट करते हैं तो वो आपके मुंह से कहीं ना कहीं या किसी लाइन से आपका झलक जाएगा, तो ये आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। तो यही कुछ बातें बतानी थी कि आप इंटरव्यू की तैयारी तब कीजिए जब आपका अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आपका नाम आ जाता है तो पूरा तरफ यानी फुल फ्लेज्ड आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरा मानना है कि अभी दिसंबर में टाइम है, बट अभी आप क्या कीजिए, अगर आप होपफुल हैं मेंस की तैयारी कीजिए 71st का,
और अगर उससे टाइम बचता है तो आप एईडीओ का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पूछे पर्सनली मुझसे कि ईपीएफओ और एईडीओ दोनों में कौन सा बढ़िया सर्विस है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ईपीएफओ बेटर सर्विस है। हो सकता है किसी का चॉइस हो कि नहीं हमको बिहार में ही रहना है, तो फिर बात अलग है। बट अगर दोनों में एक सर्विस चूज करनी हो तो ईपीएफओ इज़ फार बेटर देन एईडीओ। इसमें देखो, मैं बायस्ड ओपिनियन आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक सर्विस जो है वो लेवल 8 की है और एक 10 की है। इट्स नॉट अबाउट लेवल। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेचर ऑफ जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी जॉब्स हैं जो लेवल 7 की हैं, लेवल 9 की है, लेवल 10 की है। मैंने आपको बताया है कि मैं लेवल 10 की जॉब छोड़ दिया। तो नेचर ऑफ जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या काम दिन भर कर रहे हैं। वो सैलरी थोड़ी बहुत चलेगी, बट आप दिन भर क्या, मैं बहुत सारे लोगों को फील्ड में देखता हूँ, ग्राउंड में देखता हूँ, वो अपने जो सर्विसेज हैं उससे हैप्पी नहीं हैं। वो हैप्पी नहीं है तो उनको बहुत परेशानी होती है। उनको परेशानी, अब उसमें भी दो तरीके से देखा जा सकता है। हैप्पी नहीं है तो कुछ और कर रहे हैं, और एक है हैप्पी नहीं है तो कोस रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको काम क्या करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ईपीएफओ को अगर दोनों ही में आपको जाने का मन है तो अभी आपको तैयारी ईपीएफओ का कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ईपीएफओ का तैयारी करेंगे ना तो आपको एईडीओ में मदद इस सेंस में मिल जाएगा कि देखो, यहाँ भी तो आपको सारी ऑलमोस्ट वही चीज़ें पढ़नी। हिस्ट्री आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, कल्चर पढ़ ही रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ ही रहे हो, मैथ्स बना ही रहे हो, रीजनिंग बना ही रहे हो। मतलब एक तरह से कहें तो ईपीएफओ का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो यहाँ पे बहुत ही कम बचता है चीज़ें। जैसे बिहार वाला पोर्शन है, बस आपको वही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और थोड़ा सा हिंदी करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने आपको इंग्लिश का बहुत ही क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड किया है ईपीएफओ में, तो वो चीज़ें आपको एईडीओ में भी हेल्प कर जाती हैं। क्योंकि देखो, ग्रामर में ऐसा क्या बदलता है। तो ये आप इस तरह से अपनी प्लानिंग को कीजिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं सम अप करता हूं, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ईपीएफओ। क्योंकि 30 नवंबर को एग्जाम है। और ये मत घबराओ कि आप नहीं कर सकते हो। देखो, आप मेहनत बढ़ा दो ना। अगर आप 6 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे करो, 8 घंटे करते हो तो 10 घंटे करो। उसके बाद आप एईडीओ पे करो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो, और उसके बाद 72वीं की प्रिपरेशन करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास ठीक ठाक सर्विसेज, मतलब आपके पास आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और आपने मेंस दिया है, तो भी मैं कहूँगा कि आपको ईपीएफओ की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा पास्ट में मेरे साथ भी हुआ है कि आप एक साथ, मैं बताता हूँ आपको, एक साथ मुझे बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी 3 इंटरव्यू कॉल आए एक साथ। तीनों के इंटरव्यू एक एक महीने के अंतराल पे थे, और उस समय तीनों में ही फाइनल सिलेक्शन रुक गया। मतलब तीनों ही एग्जामिनेशंस में, बीपीएससी में रुका, यूपीएससी में रुका और यूपीपीएससी में, मतलब तीनों में ही फाइनल सिलेक्शन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 13 मार्क्स से रुक गए। मतलब मुझे इतना, मैं आश्वस्त हो गया था कि एक में तो होना ही होना है। लेकिन ऐसा कई बार काम नहीं करता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हर जगह काम नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह काम नहीं करेगा। जैसे कि इन तीनों जगह नॉर्मली 2.5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है, तो 2.5 टाइम्स में अब 3 में आपको लगेगा एक में तो हो ही जाना है, बट लॉ ऑफ हो सकता है 6 में भी आए और ना आए आपका एक में भी नाम। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अभी प्रिपरेशन कर लो ईपीएफओ का, साथ में थोड़ा टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ईपीएफओ के लिए लिस्ट प्रिपेयर्ड था, मैं बिल्कुल लिस्ट प्रिपेयर्ड था। मैं गया, एग्जाम दिया। आपके पास जो आपको मटेरियल दिया है ना, अगर सच में उतना मेरे पास मटेरियल होता तो मैं टॉप 10 में इजीली होता। इसमें कोई अपना वो बघारने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। क्योंकि मुझे नहीं पता था लेबर लॉ के बारे में, मुझे नहीं पता था बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स। ऑफ कोर्स जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई किया था तो उसमें काम आ गई थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं। मुझे नहीं पता था इंश्योरेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में। आपको तो इतनी सारी चीज़ें दे दी गई। तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन या बीपीएससी करते हैं और ये स्पेशल सेक्शन कर जाते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमने आपको दिया है, ईजिली आप क्रैक कर जाओगे। मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत तो देखो, आपको चम्मच से कोई नहीं पिलाएगा, मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, आपको मटेरियल सॉर्ट करके बहुत कम में आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है वो काम आपका करके दे देंगे, बाकी करना तो आप ही को है। धन्यवाद।